बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देखने में तारिक मतीन हूँ। हमारे यहाँ जिस तेज़ी के साथ खूनी लिबरल्स और लेफ्टिस्ट इस वक्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं, वो तमाम लोग जो फ़ौज पर सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे, अब जिस तरह से फ़ौज का दिफा कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी हो रही है देखकर। इन हालात में नजम सेठी साहब ने एक और नया बयान दिया। पहले वो कह रहे थे कि इमरान खान और उनकी जमात के लोग फ़ौज पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, नून लीग ऐसे तनकीद नहीं करती थी। वैसे नून लीग कैसे तनकीद करती थी, भाड़ में गया, क्योंकि नून लीग जो है वो जिस तरह से लेट गई हमें नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ जिस तरह से चेरी ब्लॉसम साबित हुए हैं, पूरी कौम देख रही है। लेकिन नजम सेठी साहब ने अब नया बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के सामने लेट गए। नजम सेठी साहब कहते हैं ये वक्त लेटने का था, यही तो वक्त था लेटने का। अब आहिस्ता आहिस्ता फौज इमरान खान से मजीद, लफ्ज़ मजीद दूर होगी, ये नजम सेठी साहब का कहना है। वैसे पूरी कौम कह रही है कि जिस तरह से शाहीन शहबाज साहब के बयान पे बात हुई थी, नजम सेठी साहब मुसलसल फौज के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल फैज हमीद के बारे में बात कर रहे हैं, किसको कहां जिम्मेदारियां मिलेंगी, किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग कहां होगी, उससे क्या काम लिया जाएगा। नजम सेठी साहब ये तक बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि फौज और इमरान खान में दूरियां बढ़ रही हैं, बढ़नी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा कर रही है हुकूमत। तो इसको भी पूरी कौम कह रही है कि बंद किया जाना चाहिए ये सिलसिला। हमारी फौज पर कोई भी इस तरह से मुंह उठाकर तनकीद करे और फौज को निशाना बनाए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नजम सेठी साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक सवाल किया। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इन लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक भरपूर पैकेज दिया है। ये कह रहे हैं कि हम मजीद भी देंगे इस पैकेज को, इसके अलावा हम मजीद मुराद देंगे, टैक्सेस में कमी वगैरह कर रहे हैं और टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक सवाल किया है, मौलाना फजल रहमान ने तो नहीं किया, उनके बेटे असद महमूद साहब बैठे हुए थे, उन्होंने नहीं किया। इमरान खान के दौर में होता तो ये लोग, मैंने आपसे कहा था, यहूदी एजेंट कर रहे होते। ये लोग इस वक्त तक जो है वो ऐसी की तैसी कर चुके होते हैं कि नाचने गाने वालों की पार्टी है। अब मुफ्ती साहब पूछते हैं, मुआशी मुश्किलात के इस वक्त में जब अवाम बुनियादी जरूरियात को तरस रहे हैं, अफसोस है कि बजट में नए सिनेमाओं के फरोग के लिए टैक्स की छूट दी जा रही है। दूसरी तरफ बजट में सूदी निजाम से छुटकारे के लिए किसी इब्तिदाई कदम का भी कोई जिक्र नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहना है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस हुकूमत के बजट में किए गए इस इक़दाम पर। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की जमानत हो गई। ये जमानत कैसे मंजूर हुई है, इस बारे में मैं आपको बताता हूं। ये NRO 2 कैसे हुआ है। मुबशिर ज़ैदी साहब ने एक ट्वीट किया है और मुबशिर ज़ैदी साहब अपने ट्वीट के जरिए इस NRO 2 पर सवाल कर रहे हैं। उन्होंने ये खबर दी हमें और बताया कि परमानेंट बेल हुई है। हमजा की, शहबाज शरीफ की जो बेल है, ये परमानेंट बेल हुई। उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग, अ लोकल कोर्ट इन लाहौर कंफर्म्स परमानेंट बेल टू PM शहबाज शरीफ एंड हिज सन हमजा इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। सिकंदर जुल्करनैन ने, आपको याद है, जो प्रोसिक्यूटर यहां से हटाए गए थे, क्या कहा था? उन्होंने कहा था ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पर इन लोगों को बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन NRO 2 है। ये लोग आए, इन्होंने आके सिकंदर जुल्करनैन को, तफ्तीशी टीम को तब्दील किया, उसके बाद इन लोगों ने बाकी चीजें मैनेज की और फिर ये महकमा FIA वजीर दाखिला के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है। तो इन्हें क्यों नहीं यहां पर मुसलसल रियायतें मिलेंगी और ये अपने मामलात मैनेज करेंगे। NRO 2 कैसे नहीं होगा। देखिए, याद रखिएगा, इस मामले में ये जो 16 अरब रुपए की करप्शन है, इसकी एक एक ट्रांजैक्शन, किस बैंक अकाउंट में किस तारीख को कितने करोड़ गए, ये मौजूद है। 4000 से ज्यादा सफहात में ये मौजूद है। कौन सा मुल्जिम कितनी तनख्वाह लेता था, कब से काम कर रहा था, किस जगह बैंक अकाउंट खुलवाया, कितने बैंक अकाउंट चलाए, ये मौजूद है। ये जो मलिक मकसूद है, मकसूद चपड़ासी, जो अब इस दुनिया से चला गया, बेचारे ने पता नहीं कुछ माल बनाया भी था, नहीं बनाया था। उसके घर से तो लग रहा है कि वो इंतहाई किस्म पुरसी के आलम में गया है। और मैं आपको बता दूं, उसके लवाहिकीन ये कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहता था। दबाव था, शदीद दबाव उस पर भी और अब उन लोगों पर भी दबाव है इस मामले में बात करने पर। वो ये कह रहे हैं वो वापस आना चाहता था अपने बच्चों की शादी वगैरह के लिए। और मकसूद चपड़ासी का जो चालान है, वो चालान हमें क्या बता रहा है? देखिए, वो चालान एक एक डिटेल दे रहा है। इस केस में मकसूद चपड़ासी के गुजर जाने का सबसे ज्यादा फायदा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को है। ये चालान कहते हैं बैंक में 2004 में इसका अकाउंट खोला गया था, 7000 से कुछ ऊपर, यानी कि 7123 रुपए इसकी
पहली तनख्वाह थी 2004 में। 2017 में इसकी तनख्वाह कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह लगते हैं, कुछ बंदा चाय वाय पिलाता है, अच्छी चाय पिलाता है, तो इसकी तनख्वाह बढ़ गई हुई थी 25,000 रुपये, ये 2004 से 2017 तक। और 14 मार्च को 2018 में 14 मार्च को ये चला गया यूएई, इनकी हुकूमत के खात्मे से ज़रा पहले मकसूद चपड़ासी चला गया यूएई। ये जो आप इसका डेथ सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना, इस डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि ये एक बिजनेस में पार्टनर था। मैंने वहाँ अपने कुछ साफ़ी दोस्तों से कुछ मालूमात हासिल करने के लिए कहा है, वो इस पर काम कर रहे हैं कि यूएई कैसे गया, कहाँ रह रहा था, किसके खर्चे पर रह रहा था, क्या कर रहा था, पार्टनर था तो किसके बिजनेस में पार्टनर था, किस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही थीं, और ये वापस नहीं आ रहा था। इसके ख़ानदान से भी कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश जारी है। तो ये 14 मार्च को चला गया था। जाने से पहले अब आप इसकी एक मनी ट्रेल जो नज़र आती है चीज़ों की, वो देखिए आप, इस मकसूद चपड़ासी की बनाई गई थी मकसूद एंड कंपनी, और इसके बैंक अकाउंट्स में क्या क्या हुआ। इसके बैंक अकाउंट्स में एक बार जो है वो 3 करोड़ 18 लाख गए, एक बार 4 करोड़ गए, फिर इसके एक बैंक अकाउंट में 4 करोड़ 63 लाख गए, इसके बैंक अकाउंट में 7 करोड़ 71 लाख रुपए गए, 3 करोड़ 60 लाख एक और बार ट्रांजैक्शन नजर आती है, 3 करोड़ और 7 करोड़ 41 लाख की एक और ट्रांजैक्शन है, 3.25 अरब यानी कि 3 अरब 74 करोड़ प्लस इसके अकाउंट्स में गए। एक डिटेल मौजूद है, मकसूद चपड़ासी गुजर गया या क्या हुआ उसके साथ समझ में आना चाहिए, और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे मरा मकसूद चपड़ासी। लेकिन बहरहाल मकसूद चपड़ासी जो है, उसके खानदान ने मीडिया को भगा दिया कि तुम लोगों ने चपड़ासी चपड़ासी करके और मकसूद मकसूद करके इतना शोर मचा दिया है। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि मकसूद के ख़ानदान वालों पर इस सिलसिले में भी किसका दबाव था। बहरहाल मकसूद मलिक मकसूद जो 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था, दुबई में था, कैसे था, इसकी नौकरी फिर यहाँ जो है वो जब चली गई थी, क्या कर रहा था, ये तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए। उसका जो दुबई में भी तस्वीर आई है उसकी, जहाँ वो गुजर गए, तो उन हालात को देखकर भी नहीं लग रहा कि ये वहाँ पर बड़े अच्छे हाल में था। यहाँ से पैसे बनाए थे इसने, ये पैसे इसके थे, और ये पैसे लेकर वहाँ गया था, कुछ कारोबार करता था, किसी का पार्टनर था किसी बिजनेस में। ऐसा कोई इस तस्वीर से शायबा आपको नहीं मिलता, ना ही वहाँ से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ये वहाँ पर भी बहुत अच्छे हाल में नहीं था, बल्कि बुरे हाल में ही था। तो मकसूद चपड़ासी जो है, उसके साथ ये हालात और मामलात थे। यहाँ ज़मानत कैसे हुई है, अगर आप ये देखना चाहें कि ज़मानत कैसे हुई है तो आपको मज़ा आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमने कल तक बड़ा शोर सुना कि ये जो बाजवा साहब हैं, ये बेहोश हो गए अदालत में, उसके बाद अस्पताल चले गए, सर्विस अस्पताल, आज सेहतयाब होकर पहुंचे और केस में इन्होंने दलाइल दिए। अब जो बाजवा साहब हैं, उन्होंने आज अदालत में दलाइल क्या देने थे, उन्होंने सीधा सीधा एफआईए के प्रोसिक्यूटर है, याद रखिएगा, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो इदारा तहकीकात कर रही है उसके प्रोसिक्यूटर है, और प्रोसिक्यूटर तमाम फायदा दे रहा है मुल्जिमों को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को। क्यों? क्योंकि बाजवा साहब हैं आजम नजीर ताड़र, वफाकी वजीर कानून, उनके चैम्बर के वकील, यानी ये शहबाज शरीफ के वकील और पार्टी के एक कारकुन के असिस्टेंट हैं, और इन्हें एफआईए का प्रोसिक्यूटर बनाया गया। और एफआईए के इस प्रोसिक्यूटर ने फिर मालिकान की खिदमत करनी ही थी। ये जो बयानात इन्होंने दिए हैं मुबैना तौर पर, ये बयानात आप देखिए तो आपको समझ में आए कि बाजवा साहब ने अदालत में, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू तो मैं बाद में आपके सामने रखूंगा, बाजवा साहब ने जो बातें की हैं उनसे नजर क्या आता है। बाजवा साहब कहते हैं कि मुल्जिमान में से एक गुलजार ने पार्टी फंड्स के एवज 2 करोड़ रुपए जमा कराए थे। उन्होंने कहा ये सियासी शख्सियात हैं, ऐसी सियासी फिगर्स के खिलाफ जब केसेस खुलते हैं तो इसी तरह की शहादत जमा होती है। अदालत ने उनसे सवाल किया, क्या हमारे पास बराह रास्त शहादत है? 2013 और 2015 के 2 चेक थे, वो गुलजार के अकाउंट में जमा हुए, तो ये बाजवा साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि चालान आ चुका और बुरी जमानत भी चल रही हो। एफआईए ने जितनी भी शहादतें जमा की हैं उसमें बदनीयती नहीं थी, हमने मुमकिन हद तक इस केस में शहादतें जमा की। मसरूर अनवर और उस्मान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने बाजवा साहब की इस तमाम तर गुफ्तगू के साथ बाजवा साहब ने कहा कि मैं वो चीज़ें नहीं करूंगा बयान
کہ جہاں میرے پاس تیاری مکمل نہیں ہے تو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ہم ان کو کرنے بھی نہیں دیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی میں ایسے کام کرتا بھی نہیں ہوں. یہ عدالت میں جو ہے وہ نورا کشتی جو صحافی وہاں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ چل رہی تھی اور یہ کام ہوا ہے مکمل طور پر اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ وہ پیار تھا جو نظر آیا ہمیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا. باجوہ صاحب جن کے لیے کیس لڑ رہے تھے, جن کی ہدایات پہ کیس لڑ رہے تھے, اس میں یہی سب کچھ ہو سکتا تھا. سکندر ذوالقرنین نے کلیئر ورڈز میں بتایا تھا کہ اتنے کٹ اینڈ کلیئر شواہد ہیں کہ ان پر دونوں جو ہیں وہ جیل کے اندر ہوں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو سزا نہ ہو. لیکن اب اس معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی ہو گئی ہے ضمانت, لٹکا رہے گا, چلتا رہے گا جیسا کہ اس ملک میں ہوتا ہے. اگلی خبر ہے کہ مریم نواز شریف کی بھی ضمانت ہونے جا رہی ہے اور مریم بھی ہوں گی باہر. مریم بھی باہر ہوں گی اور جلد باہر ہوں گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قانون کا بول بالا ہوگا. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ نہیں جیتنے دیے جائیں. حمزہ شہباز کی جو اکثریت ہے اس کے لیے مکمل طور پر کام کیا جائے اور کوئی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ نہ چڑھے. بہت ممکن ہوا تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ کل ملا کے 2 سے 3 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید جیت جائیں 20 میں سے. لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو تمام سیٹوں پر ہرائیں. یہ کوشش ہے اس امپورٹڈ حکومت کی اور اس کے دوستوں کی جو کسی بھی صورت حمزہ شہباز کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر دیکھنا ہی چاہتے ہیں. اور جاتے جاتے میں نے سوچا کہ آپ کو میں ایک نظم جو ہے, یہ مجھے نہیں معلوم کہ کس شاعر کی ہے لیکن بہت اسٹرائک کر رہی ہے, اس صورتحال میں سناؤں. یہ نظم ہے ابر کے چاروں طرف باڑ لگا دی جائے, مفت بارش میں نہانے پہ سزا دی جائے, سانس لینے کا بھی تاوان کیا جائے وصول, سبسڈی دھوپ پہ کچھ اور گھٹا دی جائے, روح گر ہے تو اسے بیچا خریدا جائے, ورنہ گودام سے یہ جنس ہٹا دی جائے. حاکم وقت نے قزاقوں سے سیکھا ہوگا, باج نہ ملتا ہو تو گولی چلا دی جائے.